गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर ज्योग्राफी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। हमारा जो थर्ड टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ वो चल रहा था। इंटीरियर ऑफ द अर्थ रेफर्स टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आवर प्लेनेट बीनीथ द सरफेस। इसका एक सेक्शन जो है वो हम कवर कर चुके हैं। इसके इस सेक्शन में हमने देखा था कि किस प्रकार से डिफरेंट हाइपोथेसिस दी गई हैं अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, जिसके द्वारा क्या है कि हमें पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने में सहायता मिलेगी। इसमें हमने प्लेनेटिसिमल हाइपोथेसिस है, टाइडल हाइपोथेसिस, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस बाय रेमंड ऑर्थर लिटिलटन एंड गैसियस हाइपोथेसिस बाय इमैनुअल कांट एंड नेबुलर हाइपोथेसिस बाय पीरे साइमन एंड लाप्लास जी द्वारा जो दी गई है, इन्हें हमने कवर कर लिया था। तो आज हम देखेंगे कि नेचुरल सोर्स क्या है हमारे पृथ्वी के इंटीरियर को जानने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। नेचुरल सोर्सेज टू स्टडी अर्थ इंटीरियर, यानी पृथ्वी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको समझने के नेचुरल सोर्स जो है वो कौन से हैं। साइंटिस्ट यूज्ड नेचुरल सोर्सेज टू अंडरस्टैंड द इनसाइड ऑफ द अर्थ। साइंटिस्ट के द्वारा यानी कि वैज्ञानिकों के द्वारा क्या है कि इन्हीं प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग किया जाता है पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए। पृथ्वी की क्या है कि कुछ ना कुछ आंतरिक संरचना है, उसी आंतरिक संरचना को समझने के लिए साइंटिस्ट के द्वारा इन्हीं प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग किया जाता है। अब ये क्या है कि 2 इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्सेज होते हैं। कल हमने बात कर ली थी कि जो अर्थ का इंटीरियर है उसको समझने के लिए 2 सोर्स का यूज हम कर सकते हैं। पहला होता है नेचुरल सोर्स एंड दूसरा होता है आर्टिफिशियल सोर्स। तो नेचुरल सोर्सेज जो हैं उनमें क्या क्या हम शामिल करते हैं। सबसे पहले आता है वोल्केनिक इरप्शन एंड उसके बाद में आता है मीटेओराइट्स। ओके, जो वोल्केनिक इरप्शन है उसके द्वारा हम किस प्रकार से पृथ्वी के धरातल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब पृथ्वी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको समझने में वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी उद्गार जो होते हैं वो किस प्रकार से सहायता करते हैं, देखते हैं। व्हेन अ लावा इरप्ट्स मटेरियल कम्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, यानी कि जब भी क्या है कि ज्वालामुखी का उद्गार होता है तब क्या है जो इंटरनल यानी कि पृथ्वी के अंदर जो इनर लेयर्स में जो मोल्टन रॉक्स होती हैं, जो कि जब पृथ्वी के अंदर होती हैं तब उसे मैग्मा बोला जाता है, और ज्वालामुखी उद्गार के टाइम जब वो बाहर आती है तब उसे लावा बोला जाता है। ठीक है, जब वो लावा बाहर आता है तो उसके साथ क्या है कि बहुत सारे पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर आते हैं, जिससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, उसकी कंपोजिशन को और उसके स्ट्रक्चर को समझने में सहायता मिलती है। तो देखिए कौन कौन से मेजर पदार्थ हैं, मेजर मटेरियल कौन कौन से हैं जो ज्वालामुखी उद्गार के समय, वोल्केनिक इरप्शन के समय बाहर निकलते हैं। पहला है लावा। लावा क्या है, जो मोल्टन रॉक्स होती हैं, यानी कि जिसे मैग्मा बोला जाता है। कुछ गैसेस होती हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है। तो ऐसी बहुत सारी गैसेस जो है वो भी इस लावा के साथ बाहर आती हैं। कुछ डस्ट हैं यानी कि कुछ धूलकण भी आते हैं, जो मोल्टन रॉक्स हैं वो भी बाहर आती हैं। कुछ ऐश है, राख है और स्टीम यानी कि भाप भी जो है वो बाहर आती है। इससे क्या है, हमें पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर जो है वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इसी वजह से जो सॉलिड रॉक है वो मेल्ट हो गई है। दिस मटेरियल कम फ्रॉम अ मैग्मा चैम्बर इनसाइड द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक मैग्मा चैम्बर पाया जाता है। उसी में से क्या है कि ये लावा बाहर निकलता है। इसकी स्टडी हम मेन तब करेंगे जब हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, जो लेयर्स हैं, उसकी स्टडी करेंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे प्राकृतिक साधन हैं जिसके द्वारा पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझा जा सकता है। ओके, तो जैसे वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो इंटरनल भाग से, पृथ्वी के इंटरनल भाग से बहुत सारी चीजें बाहर आई। बहुत सारे रॉक्स भी आए, ऐश भी आया, स्टीम, लावा, गैसेस, डस्ट। तो ये सारे जो पदार्थ बाहर निकले तो उससे हमें पता चला कि पृथ्वी के अंदर कैसे कैसे पदार्थ पाए जाते हैं, उसके अंदर कैसे कैसे मतलब मेटलिक है मिनरल्स या नॉन मेटलिक मिनरल्स है वो पाए जाते हैं। हमें ये भी पता चला, मतलब कंपोजिशन का तो हमें पता चला ही चला, साथ में हमें क्या पता चला कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसमें टेम्परेचर, तापमान बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से रॉक्स जो हैं वो अपने सॉलिड स्टेट में नहीं रह सकती हैं, वो पिघल जाती हैं। ठीक है, अब क्या है कि पृथ्वी के अंदर
टेम्परेचर की अधिकता है, उसी वजह से क्या है कि कुछ ना कुछ हीट का जनरेशन हो रहा है। जब वो हीट बाहर निकलने की कोशिश करती है और किसी न किसी क्रैक के सहारे वो बाहर निकल जाती है, तभी क्या है कि ज्वालामुखी उद्गार आते हैं। तो इसीलिए कुछ ना कुछ हीट या एनर्जी है वो भी पृथ्वी के अंदर पाई जाती है। इसकी स्टडी हमने पहले भी की थी कि पृथ्वी के इंटरनल भाग में हीट मिलती है और उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। उस हीट में क्या है, उस हीट का रीजन क्या है कि प्रीमोरिडियल हीट है, यानी कि हमने देखा था कि पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार से सोलर नेबुला से हुआ है, यानी कि पृथ्वी के अंदर वो जो हीट थी वो आज भी विद्यमान है। हमने ये देखा था कि कैसे कैसे ग्रेविटेशनल डिफरेंशिएशन पाया जाता है, कैसे कैसे अलग अलग जो डेंसिटी के मटेरियल थे वो अलग अलग जगह पर अलग अलग लेयर्स में जमा हुए थे, जैसे कि कोर में निकल और फेरस का जमा हुआ था, जैसे कि मेंटल में जो कि पृथ्वी की माध्यमिक परत है उसमें सिलिकेट का जमा हुआ था, और जो ऊपरी परत है क्रस्ट उसमें सिलिका का जमा हुआ था। जब ये कण क्या है कि अपनी अपनी जगह पर स्थापित हो रहे थे या फिर अपनी अपनी जगह पर एक्यूमुलेट हो रहे थे, तब क्या है कि इनके मूवमेंट की वजह से कुछ हीट जो है वो जनरेट हुई थी, और वो हीट जो है वो थोड़ी मात्रा में नहीं थी, वो बहुत बड़ी मात्रा में थी। वो जो हीट है वो थर्मल एनर्जी के रूप में आज भी जो है वो पृथ्वी के अंदर विद्यमान है। हमने ये कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ लिया था, जियोथर्मल एनर्जी किसे बोलते हैं। ओके, तो यहां पर हमें क्या दो इंपॉर्टेंट आइडिया निकल कर आए हैं। टेम्परेचर इज वेरी हाई, यानी कि क्या है कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसमें जो तापमान है वो बहुत अधिक है। प्रेशर इज ऑल्सो वेरी हाई, प्रेशर जो है यानी कि दबाव जो है वो भी बहुत ज्यादा है। वोल्केनिक इरप्शन से हमने ये दो आइडियाज जो है वो निकाल लिए हैं। ओके, बिकॉज ऑफ दिस हाई प्रेशर रॉक्स डू नॉट मेल्ट इजीली इवन इफ द टेम्परेचर इज हाई। ये कह रहे हैं कि इतने ज्यादा हाई प्रेशर की वजह से कुछ लेयर्स पृथ्वी में ऐसी भी पाई जाती हैं जिनमें जो रॉक्स हैं वो मेल्ट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर डोमिनेट नहीं करता है, वहां पर प्रेशर डोमिनेट करता है। मतलब उस रॉक के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ गया है, इतना ज्यादा दबाव है कि वो इतना अधिक टेम्परेचर होने के बावजूद भी क्या है कि मेल्ट नहीं हो रही है। बट व्हेन क्रैक्स डेवलप, यानी कि कुछ दरारें बन जाती हैं अर्थ क्रस्ट में, डेवलप इन द अर्थ क्रस्ट द प्रेशर डिक्रीजेस, यानी कि दरार बन गई है, यानी कि एक पूरा भाग इस तरीके से था और वहां पर क्या है कि दरार बन गई है, तो इस जो लेयर है इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर जो है वो कम हो गया है। तो इस प्रेशर के कम होने की वजह से क्या है, देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द रॉक्स डिक्रीजेस, यानी कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाता है, यानी कि जिस टेम्परेचर पर ये थी वो इस टेम्परेचर पर पिघलनी शुरू हो जाती हैं। एंड द रॉक मेल्ट इनटू मैग्मा, और वो मैग्मा में बदल जाती हैं। दिस मैग्मा कम्स आउट ऑफ द सरफेस एज लावा ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन, यानी कि ये मैग्मा जो है वो इन्हीं क्रैक्स के माध्यम से बाहर आता है, जिसे कि वोल्केनिक इरप्शन कहा जाता है। इसी वोल्केनिक इरप्शन से हमने दो निष्कर्ष, दो कंक्लूजन निकाले हैं कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग है उसमें तापमान बहुत अधिक है और उसमें प्रेशर भी बहुत अधिक है। किसी किसी लेयर में क्या है कि टेम्परेचर अधिक होने के बावजूद भी वो चट्टानें पिघलती नहीं हैं, क्योंकि वहां पर प्रेशर डोमिनेट करता है। बट अगर अर्थ क्रस्ट में किसी क्रैक का डेवलपमेंट हो गया है, माइनिंग की वजह से है या फिर अर्थक्वेक की वजह से है, क्रैक्स डेवलप हो गए हैं, तो क्या है कि जो इनर की लेयर्स हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर हटता है, जिसकी वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है और उस तापमान पर वो पिघल जाती है। इससे क्या है कि मैग्मा बनता है, और वो मैग्मा जब बाहर आता है तब उसे लावा बोला जाता है और उसे वोल्केनिक इरप्शन बोला जाता है। ओके, अब इसकी लिमिटेशन क्या है। Volcano bring material only from 50 kilometer depth, but the earth total depth is 6371 kilometer. ये क्या है, बिल्कुल एक एवरेज बताया गया है। 50 किलोमीटर मतलब ऐसा नहीं है कि जो वोल्केनिक इरप्शन होंगे वो 50 किलोमीटर की गहराई से ही होंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये एक एवरेज बताया गया है। जैसे क्या है कि जब सबडक्शन जोन बनता है, यानी कि एक ओशियनिक प्लेट है और एक है आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट, जब इन दोनों का आपस में कन्वर्जेंस हो रहा है तो ये प्लेट क्या है कि हैवी है, जो कि बेसाल्ट से बनी हुई है ओशियनिक प्लेट। ओशियनिक प्लेट जब सबडक्ट होती है बीनीथ द कॉन्टिनेंटल प्लेट, तो क्या है कि जो बेनियोफ जोन का निर्माण होता है, इसी परत को क्या है कि बेनियोफ जोन बोला जाता है। यहीं पर अर्थक्वेक भी आते हैं, अलग अलग एनर्जी के अलग अलग मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक जो है वो देखे जाते हैं। यहाँ पर क्या है कि जब ये बेनियोफ जोन बनता है तो यहाँ से क्या है कि एक दरार का डेवलपमेंट भी होता है, जैसे कि यहाँ पे एक दरार तो बनेगी, इस दरार से
यहाँ पर जो वोल्केनिक इरप्शन होंगे वो 100 से 200 किलोमीटर की गहराई तक होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बात आप बिल्कुल मत समझना कि वोल्केनिक इरप्शन जो है वो 50 किलोमीटर की गहराई से ही होते हैं। ठीक है, 50 से मतलब 100 से 200 किलोमीटर की गहराई तक एक एस्थेनोस्फीयर लेयर पाई जाती है, जो कि क्या है, सॉलिड स्टेट में नहीं है, जिसमें क्या है कि लावा मतलब जो रॉक्स हैं वो पिघली हुई है और वहां से क्या है कि वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। तो ये जो 50 किलोमीटर की गहराई आपको बता रखी है ना, ये एक एवरेज बता रखा है, एक औसत बता रखा है। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं कि सिर्फ 50 मतलब एक औसत में ही मान लेते हैं, एक आदर्श स्थिति में मान लेते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन हुए और वो सिर्फ 50 किलोमीटर की गहराई से ही लावा बाहर आया। बट पृथ्वी की तो देखो ना गहराई कितनी है, पृथ्वी की गहराई है 6371 किलोमीटर। ये जो है वो पृथ्वी की रेडियस है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो इतनी गहराई के बारे में हमने अनुमान लगा लिया सिर्फ इतनी गहराई से, ये तो सही नहीं है ना। तो ये एक इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि इतनी गहराई के लिए मतलब 50 किलोमीटर की गहराई के वोल्केनिक इरप्शन से अनुमान लगाना सही नहीं है। ओके, सो वोल्केनिक इरप्शन गिव लिमिटेड इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ इंटीरियर। बट क्या है कि इन वोल्केनिक इरप्शन से जो स्टडी की जाती है वो पूरी तरह से गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अर्थ इंटीरियर की जानकारी हमें इससे मिलती है। बट क्या है कि बहुत कम गहराई की जो अर्थ की इंटीरियर है उसको ही हम जान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपके मीटेरोइड्स। मीटेरोइड्स क्या होते हैं? मीटेरोइड्स एंड अर्थ वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम मटेरियल ऑफ द सोलर सिस्टम। जो मीटेरोइड्स होते हैं वो जब पृथ्वी से टकराते हैं तो उनके कुछ भाग जो है वो पृथ्वी के ऊपर भी गिरते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी स्टडी की जाती है। ये जो मीटेरोइड्स हैं और पृथ्वी है, इनकी जो संरचना है वो एक ही प्रकार की है। फ्रॉम मीटेरोइड्स साइंटिस्ट कंक्लूड, साइंटिस्ट जो है वो इनके अध्ययन से एक निष्कर्ष निकालते हैं दैट अर्थ हैज डिफरेंट लेयर्स इनसाइड मतलब क्या है कि पृथ्वी के जो अंदर है वो अलग अलग प्रकार की लेयर्स पाई जाती है। ये हम कई बार मतलब ये डिस्कस कर चुके हैं कि पृथ्वी के अंदर जैसे कोर है, मेंटल है एंड क्रस्ट है, तो ये तीनों लेयर्स मेजरली ये लेयर्स मिलती हैं। इसका जो आगे है वो डिवीजन भी किया जाता है, जैसे कि लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, बेरिस्फीयर, ये भी इसका एक डिवीजन होता है। इसका एक डिवीजन जो है वो सियाल, सीमा और निफे के बेस पर भी किया जाता है। निफे के बेस पे मतलब जो जो इन परतों के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं उनके बेस पर भी होता है। तो मीटेरोइड्स की स्टडी करके साइंटिस्ट ने कंक्लूजन निकाला कि जो अर्थ है वो एक मतलब एक सॉलिड मास के रूप में, एक पिंड के रूप में नहीं है। उसके अंदर क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पाई जाती हैं, जहां पर जो लेयर्स मिलती हैं उनके अंदर अलग अलग डेंसिटी के मिनरल्स पाए जाते हैं, जहां पर सिस्मिक वेव्स की डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन भी होता है और कहीं पर क्या है कि सिस्मिक वेव्स पहुंच भी नहीं पाती हैं, क्योंकि क्या है कि कुछ सिस्मिक वेव्स ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ सॉलिड में से ही पास हो सकती हैं, लिक्विड में से पास नहीं हो सकती हैं। तो ऐसे मतलब मीटेरोइड्स की स्टडी कर कर ही साइंटिस्ट ने ये निष्कर्ष निकाला कि अर्थ के अंदर अलग अलग लेयर्स जो है वो पाई जाती हैं। ओके, द कोर ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ हैवी मेटल्स लाइक आयरन, निकल। कोर जो है वो पृथ्वी की सबसे अंतरतम परत को कहा जाता है। इसके दो भाग होते हैं, इनर कोर एंड आउटर कोर। इसे जो है वो बेरिस्फीयर भी बोला जाता है। 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर की गहराई तक जो है ये आपका भाग मिलता है। इसमें जो इनर कोर है वो एक अलग स्टेट में है और जो आउटर कोर है वो अलग स्टेट में है। इनर कोर में क्या है कि प्रेशर डोमिनेट करता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, मतलब 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक, 5000 to 6000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है। फिर भी वो सॉलिड स्टेट में है, क्योंकि वहां पर जो है वो प्रेशर डोमिनेट करता है, टेम्परेचर नहीं। बट जो आउटर कोर है, यानी कि जो इनर कोर के ऊपर का भाग है आउटर कोर, वो क्या है आपका सेमी सॉलिड स्टेट में है, मतलब वो पिघल गया है, मतलब वहां पर प्रेशर डोमिनेट नहीं करता, वहां पर टेम्परेचर डोमिनेट करता है। ओके, तो ये अलग अलग जो लेयर्स हैं वो आपकी अर्थ के इंटीरियर में पाई जाती हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि अर्थक्वेक किस प्रकार से सहायता करता है अर्थ के इंटीरियर को जानने में। बट उससे पहले हमें कुछ वर्ड्स जो कि अर्थक्वेक से रिलेटेड हैं उनके जो है वो मतलब उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सबसे पहले देखिए सिस्मोलॉजिस्ट। सिस्मोलॉजिस्ट क्या होते हैं? भूकंप वैज्ञानिक। जो अर्थक्वेक होता है उससे क्या है कि कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है। इसी एनर्जी
का जो मूवमेंट होता है वो सिस्मिक वेव्स के थ्रू होता है, और इन्हीं सिस्मिक वेव्स की जो स्टडी की जाती है उस स्टडी को करने वाला जो वैज्ञानिक होता है उसे सिस्मोलॉजिस्ट बोला जाता है। ये जो सिस्मिक वेव्स होती हैं ये एक प्रकार की नहीं होती हैं, ये कुछ प्राइमरी होती हैं, कुछ क्या है कि सिस्मोग्राफ में जल्दी सबसे पहले डिटेक्ट की जाती हैं, कुछ सेकेंडरी होती हैं जिन्हें एस वेव्स बोला जाता है, कुछ क्या है कि बॉडी वेव्स होती हैं दैट इज ओरिजिनेटेड और जनरेटेड फ्रॉम द फोकस। फोकस वो बिंदु होता है पृथ्वी के इंटीरियर के अंदर जहां से क्या है कि अर्थक्वेक आता है, मतलब अर्थक्वेक वहां से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि अलग अलग प्रकार की सिस्मिक वेव्स पाई जाती हैं। इनकी स्टडी भी हम अच्छे तरह से डिटेल में करेंगे। सिस्मोलॉजिस्ट वो स्टडी अर्थक्वेक, जो कि अर्थक्वेक की स्टडी करता है। दे एनालाइज हाउ सिस्मिक वेव्स ट्रेवल थ्रू द अर्थ, मीन्स भूकंपीय तरंगे किस प्रकार से गति करती हैं अर्थ के इंटीरियर में। अर्थ के इंटीरियर में जो है वो डिफरेंट लेयर्स पाई जाती हैं, और इन डिफरेंट लेयर्स में इन सिस्मिक वेव्स का जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है। इनकी जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है, इनका जो मोशन होता है, मोशन का पैटर्न होता है, वो सब कुछ अलग होता है। इन्हीं सिस्मिक वेव्स की स्टडी करने वाले वैज्ञानिक को सिस्मोलॉजिस्ट बोला जाता है। नाउ फर्स्ट टर्म आई थिंक क्लियर हो गई है आपकी। नाउ कम टू द सेकेंड टर्म, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी क्या है? सिस्मोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। Scientists study these waves to understand the structure of the earth, the different layers inside the earth. Seismic waves तो क्या है कि अलग अलग परतें पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं, और सिस्मिक वेव्स में जो है वो उसमें अलग अलग प्रकार का व्यवहार करती हैं। तो इन्हीं सिस्मिक वेव्स का अध्ययन करने वाले, इन्हीं अर्थक्वेक का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को कहा जाता है सिस्मोलॉजिस्ट। और जिस विषय के अंतर्गत इन सिस्मिक वेव्स का अध्ययन किया जाता है उसे बोला जाता है सिस्मोलॉजी। सिस्मिक वेव्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर। जो सिस्मिक वेव्स हैं वो हमें अर्थ के बारे में, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। इसी संदर्भ में जो बीबी गोल्डस्टीन थे उन्होंने बोला था दैट अर्थक्वेक्स आर द लैंप्स इल्यूमिनेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर, यानी कि भूकंप जो है वे चिराग हैं या फिर वे दीपक होते हैं जो कि पृथ्वी की अंदरूनी बनावट को रोशन कर देते हैं। अगर आप अपने एग्जाम में इन सभी पॉइंट्स को लिखेंगे तो ये आपके लिए काफी प्लस पॉइंट रहेगा। यानी किसी साइंटिस्ट के द्वारा या किसी ज्योग्राफर के द्वारा कोई कही गई परिभाषा है किसी भी संदर्भ में, किसी भी मतलब जैसे अर्थक्वेक को लेकर या फिर वोल्केनो को लेकर, तो वो अगर आप अपने एग्जाम में लिखते हैं तो वो मतलब बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक बार से भी गोल्डस्टीन की जो ये डेफिनेशन है या फिर इन्होंने जो सिस्मिक वेव्स के बारे में या फिर अर्थक्वेक के बारे में कहा है, मैं वो आपसे फिर से बताना चाहती हूँ दैट अर्थक्वेक्स आर द लैंप्स इल्यूमिनेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर, यानी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, पृथ्वी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में अर्थक्वेक जो है वो एक चिराग की भांति कार्य करते हैं। उससे क्या है कि हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में बहुत कुछ जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। ये हम आगे समझेंगे भी कि किस प्रकार से जानकारी प्राप्त होती है। ओके, अर्थक्वेक किसे बोला जाता है? Earthquake. An earthquake is the sudden shaking of the earth's surface caused by the release of energy inside the earth crust. This energy travels as seismic waves which make the ground vibrate. यानी कि क्या है कि जब प्लेट्स का मूवमेंट होता है, इसी प्लेट टेक्टोनिक की वजह से क्या है कि जो है वो अर्थक्वेक आते हैं, यानी कि भूकंप आते हैं। और इसी भूकंप में क्या है कि कुछ न कुछ सिस्मिक वेव्स रिलीज होती हैं, कुछ न कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी जो मूव करती है वो सिस्मिक वेव्स के थ्रू ही करती है। तो इस सिस्मिक वेव्स जब ग्राउंड पर पहुंचती है तो ये ग्राउंड में क्या है कि कुछ न कुछ कंपन को उत्पन्न करती है, कुछ न कुछ वाइब्रेशन को उत्पन्न करती है, जिसे क्या है कि बहुत ज्यादा मतलब डिजास्टर भी हो सकता है, बहुत ज्यादा विनाश का कारण भी ये जो भूकंप है वो बन सकता है और बना भी है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टर्म, फोकस। फोकस किसे कहते हैं?
फोकस, द फोकस इज द एग्जैक्ट पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक एक्चुअली स्टार्ट्स। फोकस क्या है कि अर्थ के इंटीरियर में वो भाग होता है जहां से क्या है, भूकंप एक्चुअली स्टार्ट होते हैं। तो इस भाग को जो है वो फोकस बोला जाता है, जहां से क्या है कि आपका अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। इट इज लोकेटेड बिलो द अर्थ सरफेस, मीन्स ये अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस के नीचे कुछ ऐसा पॉइंट है जहां से क्या है कि अर्थक्वेक आपका उत्पन्न हो रहा है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एपीसेंटर। जस्ट अ मिनट। ओके, एपीसेंटर, एपीसेंटर को हिंदी में बोला जाता है अधिकेंद्र। एपीसेंटर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया है कि एक ऐसा भाग, एक ऐसा पॉइंट जहां से क्या है कि आपका अर्थक्वेक जो है वो उत्पन्न हो रहा है। तो अर्थ सरफेस के ऊपर जो भाग, जो पॉइंट फोकस के परपेंडिकुलर होता है, तो उसे क्या है कि एपीसेंटर बोला जाता है। ये वाला जो पॉइंट है इसको एपीसेंटर बोला जाता है। एपीसेंटर पर ही क्या है कि भूकंपीय हलचलें सबसे पहले फील की जाती हैं, सबसे पहले महसूस की जाती हैं। एपीसेंटर इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबोव द फोकस, यानी कि ये हमने देखा था कि ये फोकस था और फोकस के बिल्कुल जो ऊपर का भाग, बिल्कुल ऊपर जो होगा ना अर्थ सरफेस के ऊपर, उसे एपीसेंटर बोला जाता है। द स्ट्रोंगेस्ट शेकिंग एंड मैक्सिमम डैमेज यूजुअली ओकर नियर द एपीसेंटर, यानी कि जो सबसे अधिक शेकिंग होती है, सबसे अधिक जो भूकंप के कारण कंपन होती है और जो मैक्सिमम, जो अधिकतम नुकसान होता है, वो आपका एपीसेंटर के पास ही होता है। व्हेन न्यूज रिपोर्ट्स ऑन अर्थक्वेक लोकेशन, न्यूज में क्या है कि जब अर्थक्वेक की लोकेशन बताई जाती है तो वो क्या कहना चाहते हैं, दे यूजुअली रेफर टू एपीसेंटर। तो वो आपको अधिकेंद्र ही बता रहे होते हैं कि एपीसेंटर जो है उसी के बारे में जानकारी दे रहे होते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट टर्म, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ किसे कहा जाता है? ए सिस्मोग्राफ इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड अर्थक्वेक। अर्थक्वेक ने क्या है कि किस मैग्नीट्यूड में, किस मात्रा में एनर्जी को रिलीज किया है, तो उसकी रिकॉर्डिंग करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे सिस्मोग्राफ बोला जाता है। इट मेजर्स द वाइब्रेशन ऑफ द ग्राउंड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, मतलब वाइब्रेशन कितनी थी। द रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सिस्मोग्राफ इज कॉल्ड सिस्मोग्राम। इस सिस्मोग्राफ के द्वारा जो भी जानकारी, जो भी रिकॉर्डिंग की जाती है उसे सिस्मोग्राम बोला जाता है। इस सिस्मोग्राफ में क्या है कि एम्पलीट्यूड देखा जाता है, मीन्स क्या है, जैसे एस वेव्स जो है वो ऐसे चलती हैं, तो यहां पर जो इसकी बीच की लाइन होगी ना, मतलब ये जो है वो इसका एम्पलीट्यूड है, यानी कि क्या है कि इस सिस्मिक वेव्स की ऊंचाई कितनी थी, इसका आयाम कितना है और क्या है कि इनकी गति किस प्रकार से थी और कितना इन्होंने क्या है कि डिस्ट्रक्शन इनकी वजह से हुआ है। तो ये सब जो है वो अलग अलग स्केल पे मेजरमेंट की जाती है और ये सभी जो रिकॉर्डिंग है वो हमें सिस्मोग्राफ में मिलती है। सिस्मोग्राफ में जो सबसे पहले डिटेक्ट की जाने वाली सिस्मिक वेव्स होती हैं वो पी वेव्स होती हैं, जिसे कि प्राइमरी वेव्स बोला जाता है, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में से पास हो सकती हैं। उसके बाद में क्या है कि वो सेकेंडरी वेव्स को डिटेक्ट करता है, जिन्हें एस वेव्स बोला जाता है, और ये दोनों की दोनों क्या है कि बॉडी वेव्स होती हैं। उसके बाद में क्या है, रिकॉर्डिंग होती है एल वेव्स की, रेले वेव्स की, जो कि क्या है कि सरफेस वेव्स होती हैं, जो कि सरफेस के ऊपर ही चलने वाली तरंगे या वेव्स होती हैं। इन सभी सिस्मिक वेव्स की मैं आपको अलग से स्टडी कराऊंगी, क्योंकि ये जो है वो ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, रॉक ब्रेक इनसाइड द अर्थ, मीन्स रॉक्स जो हैं वो टूट जाती हैं अर्थ के अंदर। एनर्जी रिलीज, उन रॉक्स के टूटने की वजह से, रॉक्स के मेल्ट होने की वजह से हीट जनरेट होती है, एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी जब बाहर आने की कोशिश करती है तो क्या है कि अर्थक्वेक की घटना होती है या फिर वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। तो ये अर्थक्वेक क्या है कि सिस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक मतलब आ गया है, तो ये सिस्मिक वेव्स क्या है कि ट्रेवल करती हैं। ट्रेवल करती हैं तो यानी कि अर्थ की अलग अलग लेयर्स हैं, उनके अंदर से ये ट्रेवल करेंगी और ये जो है वो अलग अलग प्रकार का व्यवहार करेंगी। अर्थक्वेक अकर्स होते हैं और सिस्मोग्राफ जो है वो इन्हें रिकॉर्ड करता है। तो ये सभी जो बातें हैं वो हमने अभी स्टडी की हैं कि किस प्रकार से चट्टानें टूटती हैं, किस प्रकार से टेक्टोनिक मूवमेंट होते हैं। इन सब के पीछे जो कारण है ना, वो एक कारण है एंडोजेनेटिक फोर्स। एंडोजेनेटिक फोर्सेस दैट आर जनरेटेड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और वो एंडोजेनेटिक फोर्स है वो क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो है वो हीट है, उसके अंदर जियोथर्मल एनर्जी है,
क्योंकि उसका निर्माण सोलर नेबुला से हुआ है, उसके अंदर प्रीमोरिडियल हीट है, उसके अंदर रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, मतलब पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यूरेनियम, थोरियम, पोटाशियम इसका एग्जाम्पल है। ये जब डिके होता है, यानी कि जब ये आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट टूटते हैं, तो उस वजह से क्या है कि एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से क्या है कि अर्थक्वेक की घटना होती है। ठीक है, अर्थक्वेक की जब घटना होती है तो यानी कि कुछ ना कुछ सिस्मिक वेव्स हैं। सिस्मिक वेव क्या है कि ट्रेवल करती हैं, और जैसे जैसे वो ट्रेवल करती हैं, जैसे जैसे अलग अलग लेयर्स में उनकी स्पीड के ऊपर फर्क पड़ता है, उनकी जो है कहीं पर क्या है कि वो डिसअपियर ही हो जाती हैं, उससे क्या है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए ये टर्म देख लीजिए, सिस्मिक वेव्स ए मीडियम विच कैरीज एनर्जी इन डिफरेंट पैटर्न। मतलब क्या है कि कुछ सिस्मिक वेव्स इस तरीके से चलती हैं, यानी कि यहाँ पर उनका एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पर उनका कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन है, यहाँ पर कंप्रेशन है। कुछ सिस्मिक वेव्स ऐसे चलती हैं, यानी कि जो वेव है उसकी डायरेक्शन ये होती है, और सिस्मिक वेव ये वाली जो है जिसे प्राइमरी वेव्स बोला जाता है, पी वेव्स बोला जाता है, ये इसके पैरेलल चलती है। जबकि आपकी जो सिस्मिक वेव्स एस वेव्स या सेकेंडरी वेव्स है वो इस तरीके से चलती हैं, यानी कि क्या है कि जो वेव की डायरेक्शन है वो तो ये है, बट सिस्मिक वेव जो है वो इस तरीके से चल रही है, यानी कि क्या है कि जो वेव की डायरेक्शन के जो ये वाली सिस्मिक वेव है यानी कि एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स वो है वो परपेंडिकुलर है, जबकि पी वेव्स पैरेलल है। तो यही बात जो है इसमें कही गई है। ए मीडियम विच कैरीज एक ऐसा साधन होता है जो कि एनर्जी को कैरी करता है, मतलब मूवमेंट जो हो रहा है ना वो कणों का मूवमेंट नहीं हो रहा है अर्थक्वेक में, वो मूवमेंट हो रहा है एनर्जी का मूवमेंट, और वो जो मूवमेंट है एनर्जी का वो अलग अलग पैटर्न में होता है, क्योंकि जो सिस्मिक वेव्स हैं वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग लेयर्स में अलग अलग प्रकार से व्यवहार करती हैं, इसीलिए ये बात यहाँ बोली गई है। अब इसके आगे हम ये देखेंगे कि जो अर्थक्वेक है उसका मेजरमेंट करने का कौन कौन से दो स्केल होते हैं। एक है आपका जो है रिक्टर स्केल है, और दूसरा है आपका मर्कली स्केल। ठीक है, तो रिक्टर स्केल में क्या है कि रिकॉर्डिंग की जाती है, और इसमें मर्कली स्केल में क्या है कि इम्पैक्ट को देखा जाता है, डिस्ट्रक्शन को देखा जाता है। चलिए इनकी स्टडी हम जो है वो आने वाले वीडियो में करेंगे, कल करेंगे। ओके, थैंक यू। आई होप आप जो भी मैंने समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है इसके रिगार्डिंग जो मैंने आज आपको जितने भी टर्म्स बताए हैं तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू।